हमारी सीरीज के इस दूसरे पार्ट में हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के अगले 9 नियमों को समझेंगे। अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया था तो इस पार्ट में आपको ऐसी और भी गहरी बातें पता चलेंगी जो लोगों को और आपके आसपास की दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देंगी। चलिए शुरू करते हैं। लॉ 10, ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ एनवी। ईर्ष्या यानी एनवी एक ऐसी घास है जो तुलना कंपैरिजन की मिट्टी में उगती है। एक बार जब ये जड़ पकड़ लेती है तो ये हमें अंदर से खा सकती है और हमें अपनी काबिलियत और अपने रास्ते को देखने से रोक देती है। क्या आपने कभी थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच की दुश्मनी के बारे में सुना है? अपने करियर की शुरुआत में एडिसन ने टेस्ला को एक बड़ी तकनीकी समस्या सुलझाने के लिए एक बड़े इनाम के वादे के साथ काम पर रखा था। लेकिन जब टेस्ला सफल हो गए तो एडिसन ने यह कहकर पैसे देने से मना कर दिया कि यह तो सिर्फ एक मजाक था। टेस्ला को धोखा महसूस हुआ और उन्होंने काम छोड़ दिया, जिससे उनके बीच जीवन भर की दुश्मनी शुरू हो गई। ये तनाव एडिसन की टेस्ला की बुद्धिमानी ब्रिलियंस के प्रति ईर्ष्या से पैदा हुआ था, जो दिखाता है कि कैसे जलन रिश्तों को बर्बाद कर सकती है और टैलेंटेड लोगों के बीच भी झगड़ा पैदा कर सकती है। एनवी सबसे जटिल भावनाओं में से एक है जो या तो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है या हमें कड़वाहट से भर सकती है। यह असंतोष डिसकंटेंट की वो भावना है जो हम तब महसूस करते हैं जब किसी और के पास वो चीज़ होती है जिसकी हम इच्छा करते हैं, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो या कोई खूबी। असल में एनवी हमारी अपनी असुरक्षाओं, अधूरी इच्छाओं और कमियों को दर्शाती है। यहां पहचानने के लिए एनवी के 2 प्रकार दिए गए हैं। पैसिव एनवी, ये चुपचाप और धीरे से काम करती है, अक्सर चालाकी से चीजों को प्रभावित करती है। एक्टिव एनवी, इस तरह की जलन को पहचानना आसान है। ये वो व्यक्ति है जो खुलेआम विरोध करता है और आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां एक्टिव एनवी ट्रिगर होने की संभावना ज्यादा होती है उन लोगों में भी जो स्वभाव से ईर्ष्यालु नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बहुत जल्दी कुछ हासिल कर लेता है तो ये दूसरों को कमतर महसूस करा सकता है, खासकर अगर वे कम इनाम के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हों। सुर्खियों, स्पॉटलाइट में रहने या तारीफ पाने से भी उन लोगों में जलन पैदा हो सकती है जो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। सहकर्मी, दोस्त या परिवार के सदस्य जो अक्सर आपके साथ रहते हैं और आपकी ताकत और कमियों को जानते हैं, उनमें एनवी विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। कोई आपके जितना करीब होगा, आपकी सफलता उसे अपनी स्थिति के लिए एक सीधी तुलना या चुनौती जैसी लग सकती है। ऐसी स्थितियां जहां संसाधन जैसे कि ध्यान या प्यार सीमित हो, वहां कंपटीशन और जलन की भावना बढ़ सकती है। रॉबर्ट ग्रीन एनवी को पहचानने के तरीके बताते हैं, हालांकि इसे पकड़ना मुश्किल है। यह अक्सर सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से प्रकट होती है जिन्हें आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। पहला, माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए। माइक्रो एक्सप्रेशन छोटे अनैच्छिक चेहरे के भाव होते हैं जो व्यक्ति की असली भावनाओं को प्रकट करते हैं, जो अक्सर उनके बाहरी दिखावे से अलग होते हैं। ये क्षणिक भाव जलन या दुश्मनी को जाहिर कर सकते हैं, भले ही कोई उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा हो। ग्रीन इन संकेतों पर खासकर आंखों के आसपास ध्यान देने पर जोर देते हैं क्योंकि वे अक्सर एनवी को उजागर कर देते हैं। दूसरा, जहरीली तारीफ से सावधान रहें। जब कोई आपको व्यंग्य, सार्कैज़म के साथ तारीफ देता है तो वे अपनी जलन को छिपा रहे हो सकते हैं। वे तारीफ तो करते हैं लेकिन चुपके से आपको कम आंकते हैं, जिससे आप खुद पर शक करने लगते हैं। तीसरा, पीठ पीछे होने वाली गॉसिप, बैकहैंडेड गॉसिप पर नजर रखें। गॉसिप अक्सर एनवी के लिए एक कवर का काम करती है। जब कोई आपके बारे में अफवाहें या नकारात्मक बातें फैलाता है तो संभावना है कि वे आपकी सफलता से डर महसूस कर रहे हैं और आपको नीचे लाना चाहते हैं। चूंकि इन संकेतों को पहचानना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति को समझना आपको उन्हें पहचानने में मदद कर सकता है। इसीलिए ग्रीन ने कई सामान्य ईर्ष्यालु व्यक्तित्वों, एनवियस पर्सनालिटीज की पहचान की है। द लेवलर, ये लोग निष्पक्षता और न्याय, फेयरनेस एंड जस्टिस के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये किसी को भी खुद से ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते। वे दूसरों को अपने स्तर पर लाने की कोशिश करते हैं। द स्लैकर, स्लैकर्स को लगता है कि वे सफलता के हकदार हैं, लेकिन वे मेहनत नहीं करना चाहते। वे उन लोगों से जलते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और ज्यादा हासिल करते हैं। द स्टेटस सीकर, ये लोग सामाजिक रैंक के दीवाने होते हैं। वे उन लोगों से जलते हैं जो सोशल लैडर पर ऊपर दिखते हैं और खुद की तुलना करने के लिए आपकी नौकरी या इनकम के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। द क्लिंगर, क्लिंगर्स सफल लोगों से चिपक जाते हैं ताकि उनकी चमक का फायदा उठा सकें। वे सफलता की तारीफ नहीं करते बल्कि उससे जलते हैं।
वे बिना मेहनत के इनाम चाहते हैं और मन ही मन अपने मददगार को असफल होते देखना चाहते हैं। दी इनसिक्योर बॉस। सत्ता में बैठे कुछ लोग अपने जूनियर्स के टैलेंट और सफलता से खतरा महसूस करते हैं। वे डर के मारे आपके प्रोजेक्ट्स खराब कर सकते हैं या आपकी तरक्की रोक सकते हैं। हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम भी अंदर से उनके जैसे ही हैं। गहराई में हमें पता है कि हमने भी कभी दूसरों के प्रति एनवी महसूस की है। तो हम खुद को ऐसा करने से कैसे रोकें? यहां सच्ची आत्मयोग्यता, ट्रू सेल्फ वर्थ बनाने के लिए कुछ रणनीतियां दी गई हैं। मास्टरी और ग्रोथ पर ध्यान दें। ग्रीन सलाह देते हैं कि बाहरी सफलता के बजाय व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दें। जब आप अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपकी सेल्फ वर्थ आपकी क्षमताओं पर टिकी होती है कि इस बात पर कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। दूसरों से तुलना करने से बचें। दूसरों की उपलब्धियों से ध्यान हटाकर अपनी प्रगति और प्रयासों से सफलता को मापें। अपने अनोखे गुणों को अपनाएं। ग्रीन का मानना है कि अपनी विशिष्टता, इंडिविजुअलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। सेल्फ वर्थ बनाने में अपने अलग गुणों और योगदान को स्वीकार करना शामिल है। भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस विकसित करें। खुद के प्रति जागरूक होकर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर सकते हैं। रेजिलियंस, लचीलापन बनाएं। चुनौतियों का सामना करना अपरिहार्य है। सच्ची सेल्फ वर्थ असफलताओं से सीखने और मजबूती से वापस आने की क्षमता से आती है। इन रणनीतियों को अपनाकर आप एनवी की भावना को काफी कम कर सकते हैं। लॉ 11, भव्यता का नियम, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। जिस क्षण हम खुद को भव्यता, ग्रैंडियोसिटी के हवाले कर देते हैं, हम हकीकत से संपर्क खो देते हैं और नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं। अगर आपने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ द एविएटर देखी है, तो आप उस किरदार से परिचित होंगे जिसकी हम बात करेंगे, हावर्ड ह्यूजेस। एक शानदार एविएटर, बिजनेसमैन और फिल्म निर्माता। अपने करियर की शुरुआत में ह्यूजेस ने अविश्वसनीय सफलता हासिल की, लेकिन जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ा वैसे वैसे उनकी अजेयता, इन्विंसिबिलिटी की भावना भी बढ़ी। समय के साथ उनकी भव्यता ने उन्हें लापरवाह, जोखिम लेने, खराब फैसले लेने और अंततः खुद को अलग थलग करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी कहानी बताती है कि कैसे अनियंत्रित अहंकार हकीकत को बिगाड़ सकता है, जिससे इंसान का पतन हो जाता है। ग्रैंडियोसिटी मानव मनोविज्ञान का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सफलता का एक छोटा सा स्वाद हमारे अहंकार, ईगो को बढ़ा सकता है, जिससे हमें लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। जब हम अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं और किस्मत या दूसरों के योगदान को भूल जाते हैं, तो हम ग्रैंडियोसिटी के खतरनाक इलाके में कदम रख देते हैं। ये आत्मघाती व्यवहार, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ओर ले जा सकता है। यहां ग्रैंडियोसिटी के कुछ मुख्य संकेत दिए गए हैं। अपनी क्षमताओं का ओवर एस्टिमेशन। लोग खुद को वास्तविकता से कहीं ज्यादा सक्षम समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे महानता के लिए पैदा हुए हैं। आलोचना को खारिज करना। वे फीडबैक या आलोचना को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गलती कर ही नहीं सकते। वे अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। भाग्य की बढ़ी हुई भावना। उन्हें लगता है कि छोटी सी सफलता भी एक बहुत बड़े भविष्य का संकेत है जहां वे केंद्र में होंगे। ध्यान खींचने वाला व्यवहार, अटेंशन सीकिंग। वे सुर्खियों में रहने के लिए अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उन्हें लगातार तारीफ की जरूरत होती है। बिना प्लानिंग के रिस्क लेना। खुद को अजेय मानकर वे लापरवाह व्यवहार करते हैं, यह सोचकर कि वे कभी असफल नहीं हो सकते। लीडर्स में ये गुण समय के साथ और भी स्पष्ट हो जाते हैं। वे इन भ्रमों, इल्यूजन्स के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं। महानता मेरा भाग्य है, मैं आप में से ही एक हूं, भले ही वे हकीकत से कटे हुए हों। मैं आपका रक्षक, सेवियर बनूंगा। मैं नियम तोड़ सकता हूं। मैं जो कुछ भी छूता हूं वो सोना बन जाता है। ग्रीन सुझाव देते हैं कि हमें इन इच्छाओं को एक रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे वे प्रैक्टिकल ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे अपना सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में ईमानदार रहें। अपनी पहचान की इच्छा को दबाने के बजाय इसे मानव स्वभाव के हिस्से के रूप में पहचानें और इसे सही दिशा दें। एक स्पष्ट लक्ष्य पर ध्यान दें। एक समय में एक ही लक्ष्य चुनें जो पहुंच के भीतर हो और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें। हकीकत से जुड़े रहें। नियमित रूप से फीडबैक मांगें और आलोचना स्वीकार करें। अपनी क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार ही योजना बनाएं। ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपकी क्षमता से थोड़े ऊपर हों। ऐसी चुनौतियां चुनें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, लेकिन नामुमकिन ना हो। अपनी महत्वाकांक्षा को गले लगाएं। कभी कभी किसी जोखिम भरे प्रोजेक्ट पर काम करना अपनी भव्यता को संतुष्ट करने का एक अच्छा तरीका है, बशर्ते वो नियंत्रित हो। लॉ 12,
लैंगिक कठोरता का नियम द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, अपने मर्दाना मैस्कुलिन और स्त्री फेमिनिन दोनों गुणों को एक्सप्लोर करने से न डरें। एलिजाबेथ प्रथम ने शादी करने के दबाव का कड़ा विरोध किया और घोषणा की कि उनकी शादी इंग्लैंड से हुई है। इस मुखर रुख असर्टिव स्टांस ने उन्हें अपने शासन पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। उन्होंने दिखाया कि कैसे महिलाएं मर्दाना गुणों जैसे कि मुखरता, असर्टिवनेस को अपनाकर अपनी स्वतंत्रता और अधिकार बनाए रख सकती हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी में मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों का मिश्रण होता है। सामाजिक अपेक्षाओं के कारण इनमें से कई गुण दब जाते हैं। इन दबे हुए हिस्सों से फिर से जुड़कर हम अधिक पूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप एक पुरुष हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि धैर्य, पेशेंस आपकी ताकत नहीं है। आप अधिक सहनशील बनकर इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं और आपको लगता है कि आप में मुखरता, असर्टिवनेस की कमी है, तो आप अधिक सक्रिय, प्रोएक्टिव होने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ग्रीन कार्ल यूंग के जेंडर प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जहां लोग अपनी अधूरी इच्छाओं को दूसरों पर थोपते हैं। इसके 6 प्रकार हैं। द डेविलिश रोमांटिक, कोई ऐसे पार्टनर को आदर्श मानता है जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सके, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। द इल्यूसिव वुमन ऑफ परफेक्शन, सीमित जानकारी के आधार पर किसी को परफेक्ट मान लेना और बाद में निराश होना। द लवेबल रेबल, उन लोगों की ओर आकर्षित होना जो अथॉरिटी को चुनौती देते हैं। द फॉलन वुमन, अपने पिछले अनुभवों के बिल्कुल विपरीत पार्टनर की तलाश करना, अक्सर विद्रोह के रूप में। द सुपीरियर मैन, अपनी असुरक्षा के कारण किसी शक्तिशाली और कॉन्फिडेंट पार्टनर की तलाश करना। द वुमन टू वर्शिप हिम, ऐसे पार्टनर की तलाश करना जो सिर्फ आपकी पूजा और तारीफ करे। ये प्रोजेक्शन अक्सर असंतोष की ओर ले जाते हैं क्योंकि हम बाहर वो ढूंढ रहे होते हैं जो हमें अपने अंदर विकसित करना चाहिए। लॉ 13, लक्ष्यहीनता का नियम द लॉ ऑफ एमलेसनेस, बिना उद्देश्य पर्पस के व्यक्ति उस जहाज की तरह है जिसमें पतवार रडर नहीं होती। वो बिना किसी दिशा के भटकता है। मार्क्स ऑरेलियस रोम के सम्राट थे जिन्होंने युद्ध और व्यक्तिगत नुकसान का सामना किया, फिर भी उन्होंने उद्देश्य की एक स्पष्ट भावना बनाए रखी। हर सुबह वे खुद को न्यायपूर्वक कार्य करने और अनुशासित रहने की याद दिलाते थे। बिना उद्देश्य के हम भटकते रहते हैं, जिससे डिप्रेशन और संदेह पैदा हो सकता है। कई लोग झूठे उद्देश्यों, फॉल्स पर्पसेस के जाल में फंस जाते हैं। खुशी की तलाश, मनोरंजन के जरिए तुरंत खुशी ढूंढना अक्सर गहरी असंतुष्टि को छिपाता है। पंथ, कल्ट्स और कारण, ऐसे समूहों से जुड़ना जो अपने पन का वादा करते हैं लेकिन जिनका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। पैसा और सफलता, पैसे को अंतिम लक्ष्य मानना खालीपन की ओर ले जाता है। काम पर ध्यान दें, पैसा अपने आप आएगा। ध्यान और प्रसिद्धि, फेम, सोशल मीडिया ने प्रसिद्धि की प्यास बढ़ा दी है। इसके बजाय सार्थक प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें। निराशावाद, सिनिसिज्म, जीवन को अर्थहीन मानना भी एक जाल है। उद्देश्य विकसित करने के लिए 5 रणनीतियां। अपनी पुकार, कॉलिंग खोजें। अपने अतीत के उन पलों को याद करें जहां आप स्वाभाविक रूप से खुश थे। आलोचना को मोटिवेशन में बदलें। आलोचना को अपने लक्ष्यों को बेहतर बनाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। उद्देश्यपूर्ण लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जिनका विजन स्पष्ट हो। लक्ष्यों की सीढ़ी बनाएं, बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स में तोड़ें। फ्लो खोजने के लिए समय समर्पित करें, अपने काम में इतना डूब जाएं कि आपको बाहरी इनामों की चिंता न रहे। लॉ 14, अनुरूपता का नियम द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, किसी व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक जगह भीड़ में होना है। जोसेफ स्टालिन ने डर का इस्तेमाल करके अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित किया। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे लीडर्स दूसरों को आदिम आज्ञाकारिता, प्रिमिटिव ओबीडियंस की स्थिति में ला सकते हैं। ग्रुप में हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, हम अनजाने में दूसरों की नकल करने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन 4 सामाजिक व्यक्तित्वों, सोशल पर्सनालिटीज को बताते हैं। फिट होने की इच्छा, ग्रुप से अलग न दिखने के लिए अपना व्यवहार बदलना। परफॉर्म करने की जरूरत, दूसरों से अप्रूवल पाने के लिए शब्दों और कार्यों को ढालना। भावनात्मक छूत, इमोशनल कंटेजन, ग्रुप में भावनाएं जंगल की आग की तरह फैलती हैं। अति निश्चितता, हाइपर सर्टेनिटी, ग्रुप में लिए गए फैसले हमें अधिक आत्मविश्वासी लेकिन जोखिम भरा बना देते हैं। एक मजबूत ग्रुप बनाने के लिए उद्देश्य की स्पष्ट भावना पैदा करें। सही टीम को इकट्ठा करें जो आपकी कमियों को पूरा करे। खुली बातचीत, ओपन कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करें। ग्रुप में सकारात्मक भावनाएं भरें। मुश्किल समय में अपनी टीम का परीक्षण, टेस्ट करें। लॉ 15, चंचलता का नियम द लॉ ऑफ फिकलनेस, लोग स्वभाव से चंचल, फिकल होते हैं।
एक पल वे आपकी जय जयकार करते हैं, अगले ही पल वे आपको नीचे गिरा देते हैं। जूलियस सीजर लोगों की चंचल वफादारी को प्रबंधित करने में माहिर थे। मानवीय भावनाएं और राय अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। एक छोटी सी घटना समर्थन को दुश्मनी में बदल सकती है। लीडर्स चंचलता से निपटने के लिए 8 रणनीतियां अपनाते हैं। गहरे भावनात्मक संबंध प्रदान करें। एक सुसंगत दीर्घकालिक विजन, लॉन्ग टर्म विजन रखें। सामूहिक भावनाओं की शक्ति के प्रति सचेत रहें। कभी कभी अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल बनकर लोगों की दिलचस्पी बनाए रखें। उतार चढ़ाव से विचलित न हो, बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें। निरंतरता और स्थिरता के प्रतीक, सिंबल्स या परंपराएं बनाएं। धैर्यवान और रणनीतिक बने। संकट के समय शांत रहकर अपना अधिकार, अथॉरिटी दिखाएं। सच्चा अधिकार लोगों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वेच्छा से पालन करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। नेतृत्व के विभिन्न प्रकारों, आर्केटाइप्स को समझें। द प्रोटेक्टर, जो लोगों को नुकसान से बचाता है। द इनोवेटर, जो नया रास्ता दिखाता है। द यूनिफायर, जो लोगों को साथ लाता है। द टीचर, जो दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने में मदद करता है। नेतृत्व एक जिम्मेदारी है, विशेषाधिकार नहीं। दूसरों की मदद करने पर ध्यान दें। एक अच्छे श्रोता बने और अपनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करें। समय के साथ अपनी स्टाइल बदलें और हमेशा ग्रुप को कुछ वापस देते हुए दिखें कि उनसे कुछ लेते हुए। याद रखें, भले ही ग्रुप आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन आपके पास ग्रुप को आकार देने की शक्ति भी है। फेज 3, दीर्घकालिक संतुष्टि प्राप्त करना। लॉज 16 to 18। रिलेशनशिप लॉ 16। द लॉ ऑफ अग्रेशन। दिल एक जंग का मैदान है जो हमेशा प्यार और अग्रेशन के बीच फंसा रहता है। लॉ 16, इंसान स्वभाव से ही अग्रेसिव होते हैं, लेकिन समाज ने इन प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स को छिपाने और दबाने के तरीके विकसित कर लिए हैं, जिससे ऊपर से सब कुछ सभ्य, सिविल दिखाई देता है। हमारे आसपास के लोग बहुत पोलाइट और सिविल लगते हैं, लेकिन इसके नीचे हम सबके अंदर अग्रेशन की क्षमता होती है, खासकर कंपटीशन या ग्रुप डायनामिक्स जैसी स्थितियों में, जहां ये गुस्सा जल्दी बाहर आ सकता है। अग्रेशन अक्सर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी या लाचारी की भावना से पैदा होता है। कुछ लोगों के लिए ये भावनाएं पल भर की होती है, लेकिन क्रॉनिक अग्रेशर्स के लिए ये हमेशा बनी रहती हैं। ये लोग अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी कमियों को छिपा सकें, जिसकी जड़ें अक्सर बचपन के अनुभवों में होती हैं। रॉबर्ट ग्रीन जोर देते हैं कि हम सबके पास अग्रेसिव एनर्जी होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इसे चैनल कैसे करते हैं। उन्होंने अपनी अग्रेसिवनेस को इस्तेमाल करने के 3 तरीके बताए हैं। टर्न्ड इनवर्ड। इस तरह का अग्रेशन अंदरूनी हताशा, फ्रस्ट्रेशन के रूप में दिखता है, जिससे अक्सर डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और नेगेटिव सेल्फ टॉक होने लगती है। गुस्से को बाहर निकालने के बजाय लोग इसे अपनी ओर मोड़ लेते हैं, जो काफी नुकसानदेह हो सकता है। डायरेक्टेड एट अदर्स। जब हम सीधे तौर पर अपनी बात नहीं कह पाते तो हम गुस्सा दिखाने के चालाकी भरे तरीके ढूंढते हैं। ये एक पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है जो रिश्तों को खराब कर सकता है। डायरेक्टेड एट वर्क। यहां आइडिया यह है कि उस अग्रेशन को कंट्रोल करके उसे एम्बिशन और प्रोडक्टिविटी में बदल दिया जाए। एक एथलीट या एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचें जो चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। पैसिव अग्रेसर्स के बारे में और गहराई से बात करें तो वे अक्सर अपनी नफरत को विनम्रता, पोलाइटनेस के पीछे छिपाते हैं। यह बताया गया है कि पैसिव अग्रेशन कैसे दिखता है और उनसे कैसे निपटा जाए। द सटल सुपीरियॉरिटी मास्क। ये वो इंसान है जो कंट्रोल दिखाने के लिए हमेशा लेट आता है या झूठी माफी मांगता है। यहां आप क्लियर बाउंड्री सेट करके उनका मुकाबला कर सकते हैं। द सिंपैथी मास्क। वे ध्यान खींचने के लिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वे सहानुभूति, सिंपैथी चाहते हैं और साथ ही कहानी को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि सबका ध्यान उनके दुख पर ही रहे, उनके ड्रामे में न फंसे। द इंसिनुएटिंग डाउट मास्क। वे आपकी सेल्फ एस्टीम को कम करने के लिए ऐसी टिप्पणियां करते हैं जैसे कि घुमा फिराकर तारीफ करना या हल्के अपमान करना। मकसद आपको खुद पर शक करवाना है, बिना सीधे तौर पर दुश्मन बने। इसका समाधान यह है कि उनकी बातों को खुद पर हावी न होने दें। द ब्लेम शिफ्टर मास्क। सामना होने पर इंसान दुखी या निराश होने का नाटक करके जिम्मेदारी से बच जाता है और इशारा करता है कि गलती आपकी है। उनका लक्ष्य आपको उनकी गलती पकड़ने के लिए दोषी महसूस कराना है। ऐसे में आपको अडिग और ऑब्जेक्टिव रहने की जरूरत है। द पैसिव टायरेंट मास्क। ये मास्क अक्सर पावरफुल पोजीशन वाले लोग पहनते हैं जिन्हें खुश करना नामुमकिन होता है। आप चाहे जो भी करें, वो कभी काफी नहीं होता। उनका मकसद आपको कमतर महसूस कराना और अपने कंट्रोल में रखना है। इसका समाधान यही है कि आप वहां से हट जाएं। कुंजी,
कि अपनी अग्रेसिव प्रवृत्तियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। इमोशनल होने या पैसिव अग्रेसिव बनने के बजाय इस एनर्जी को समस्याओं को सुलझाने और अपने लक्ष्यों को पाने में लगाएं। अपने अग्रेशन को मास्टर करके आप एक विनाशकारी ताकत को उस ताकत में बदल सकते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। ऐसा करने के लिए रॉबर्ट ग्रीन हमें अपनी अग्रेसिव प्रवृत्तियों के प्रति सचेत रहने और उन्हें सकारात्मक असर्टिव कामों में लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहां बताया गया है कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस पहचाने कि हर किसी में अग्रेसिव आवेग इंपल्सेस होते हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा। उन्हें नकारने या दबाने के बजाय उनकी मौजूदगी को स्वीकार करें। ग्रीन कहते हैं कि इन प्रवृत्तियों को समझने से आपको उन्हें मैनेज करने और सही दिशा देने में मदद मिलती है। कंट्रोल्ड अग्रेशन। ग्रीन वकालत करते हैं कि अग्रेशन को बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपनी असर्टिव एनर्जी को अपने काम, प्रोजेक्ट्स या महत्वाकांक्षाओं एम्बिशंस में लगाकर आप कच्चे गुस्से को एक ऐसी ताकत बना देते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। यह फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन और ड्राइव में बदलने के बारे में है। कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस। ग्रीन बातचीत में असर्टिवनेस के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पैसिव या अग्रेसिव होने के बजाय असर्टिवनेस आपको बिना किसी कड़वाहट के अपनी बात रखने और अपनी जरूरतों को व्यक्त करने की अनुमति देती है। यह तरीका बेहतर रिश्तों और दूसरों से अधिक सम्मान की ओर ले जाता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। उकसाने पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय ग्रीन रणनीतिक स्ट्रेटेजिकली रूप से काम करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है शांत रहना, अपने कार्यों के बारे में सोचना और अपनी एनर्जी का उपयोग कॉम्पिटिटर्स या विरोधियों को मात देने के लिए करना। लॉ 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। आपको लग सकता है कि आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप जिस समय में पैदा हुए हैं उसका आप पर आपकी सोच से कहीं ज्यादा कंट्रोल है। लॉ 17 आपकी कितनी सोच वाकई में आपकी अपनी है। कल्पना कीजिए कि आप इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक को बुद्धिमानी और दूरदर्शिता फोरसाइट के साथ चला रहे हैं और फिर उसे सिर्फ इसलिए बिखरते हुए देखते हैं क्योंकि अगली पीढ़ी बड़ी तस्वीर देखने में असमर्थ है। यही हुआ था मार्कस ऑरेलियस और उनके बेटे कमोडस के साथ। जहां ऑरेलियस ने अनुशासन और दूरगामी सोच के साथ शासन किया, वहीं कमोडस की छोटी सोच और अय्याशी ने साम्राज्य के पतन का रास्ता खोल दिया। आइए जानते हैं कि कैसे जनरेशनल मायोपिया, पीढ़ीगत छोटी सोच, सबसे मजबूत विरासत को भी बर्बाद कर सकती है और हम अपने समय की सीमित सोच से मुक्त होने के लिए क्या सीख सकते हैं। हर पीढ़ी की अपनी एक स्पिरिट होती है जो उसके सांस्कृतिक प्रतीकों, प्रमुख घटनाओं और मान्यताओं से बनती है। 1990 के दशक में पैदा हुआ व्यक्ति इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में पला बढ़ा है, जबकि 1950 के दशक में पैदा हुए व्यक्ति पर युद्ध के बाद के आर्थिक उछाल, बूम और कोल्ड वॉर के तनाव का असर था। ये अनुभव अलग अलग नजरिए बनाते हैं, चाहे हमें इसका पता हो या ना हो। 14वीं सदी के इतिहासकार इब्न खाल्दून ने गौर किया कि इतिहास 4 पीढ़ियों के चक्र साइकिल्स में चलता है। ग्रीन इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि कैसे हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के प्रति रिएक्ट करती है, जिससे उनके मूल्य, वैल्यूज और व्यवहार बनते हैं। फर्स्ट जनरेशन ये मौजूदा स्थिति स्टेटस क्वो के खिलाफ विद्रोह करते हैं और नए विचार और बदलाव लाते हैं। 1960 के दशक के सिविल राइट्स लीडर्स या 1990 के टेक पायनियर्स के बारे में सोचें। वे नियम तोड़ते हैंड सिस्टम को चुनौती देते हैं और क्रांतिकारी विचार सामने लाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ये क्रांतिकारियों द्वारा मचाई गई उथल पुथल के बाद आते हैं। इनका काम उस नई दुनिया को समझना है जो बनाई गई है और जो कभी अराजक था उसमें स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी लाना है। इतिहास में देखें तो क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन एक स्थिर ताकत के रूप में उभरे, जिन्होंने कानूनों को व्यवस्थित किया। हालांकि ये पीढ़ी कुछ नया नहीं तोड़ती, लेकिन वे ये सुनिश्चित करते हैं कि क्रांति के फायदों को संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और सुरक्षित बनाया जाए। थर्ड जनरेशन ये पीढ़ी व्यावहारिक विकास, प्रैक्टिकल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका लक्ष्य आराम और समृद्धि है। जैसे वे लोग जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक उछाल को बढ़ावा दिया, या 1980 के दशक के एंटरप्रेन्योर जो स्टेबिलिटी और भौतिक सुख बनाने के लिए सिस्टम के भीतर काम करते हैं। फोर्थ जनरेशन अंत में चौथी पीढ़ी न केवल अथॉरिटी को खारिज करती है, बल्कि वे अक्सर उन सिस्टम्स को ठीक करने या बनाने की कोशिशों को बेकार समझते हैं जो स्वभाव से ही दोषपूर्ण लगते हैं। वे या तो उदासीन एपैथेटिक हो सकते हैं या शून्यवाद निहिलिज्म को अपना सकते हैं, या वे स्टेटस को पर सवाल उठाते हैं और क्रांति के अगले चक्र की तैयारी करते हैं। इसी पीढ़ी में हम विरोध, विद्रोह और वैकल्पिक जीवन शैली के नए रूपों को उभरते हुए देखते हैं।
रॉबर्ट ग्रीन जोर देते हैं कि अपने समय की भावना स्पिरिट का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए आपको कई रणनीतियां अपनानी चाहिए। पहचानें कि आपकी पीढ़ी आपकी धारणाओं, परसेप्शंस और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है ताकि आप उन सीमाओं से मुक्त हो सकें। उन बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू करें जिन्हें आप सच मान लेते हैं। खुद से पूछें, मेरी पीढ़ी की कोर बिलीफ्स क्या हैं? क्या ये वाकई मेरे मूल्य हैं और ये ऐतिहासिक चक्र में कहाँ फिट होते हैं? अपने समय की धारणाओं को चुनौती दें। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको पीढ़ीगत पक्षपातों बायसेस से उबरने में मदद करेगी। पारंपरिक मूल्यों और विश्वासों पर सवाल उठाएं जिनमें आपके माता पिता और पूर्वजों के विश्वास भी शामिल हैं। ये इनोवेशन और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को उम्र के बंधन में न बांधें। इस जाल में न फंसें कि मैंने सब देख लिया है। चाहे आप 20 के हों या 50 के, खुद को नई तकनीक, नए आंदोलनों और नए विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, दूसरी पीढ़ी के नजरिए से किताबें पढ़ने या मीडिया देखने की कोशिश करें। लक्ष्य बढ़ते रहना है, स्थिर स्टैग्नेंट रहना नहीं। युवाओं के साथ बातचीत करने से नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि इंसाइट्स मिल सकती है जिससे पीढ़ीगत अंतर को पाटने में मदद मिलती है। अध्ययन करें कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। पिछली पीढ़ियों के दार्शनिकों, इतिहासकारों और कलाकारों के कामों को पढ़ें ताकि आप अलग अलग मानसिकता और मूल्यों की समझ बढ़ा सकें। आप इतिहास के चक्रों को जितना अधिक समझेंगे उतना ही बेहतर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी अपनी पीढ़ी की कहानी कैसे आगे बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, जाने कि फ्रांसीसी क्रांति जैसी क्रांतियां असमानता के दौर से कैसे उभरीं। बदलते सामाजिक परिवेश के प्रति लचीले, फ्लेक्सिबल और उत्तरदायी रहें। सांस्कृतिक रुझानों, ट्रेंड्स में बदलाव को पहचानने से आप खुद को बेहतर स्थिति में रख पाते हैं। हर पीढ़ी की एक प्रमुख भावना होती है, चाहे वो जेन एक्स का सनकीपन, सिनिसिज्म हो, मिलेनियल्स की महत्वाकांक्षा या जेन जेड की सक्रियता, एक्टिविज्म। सही मायने में सफल होने के लिए इस एनर्जी का लाभ उठाएं, चाहे वो कंटेंट बनाना हो, बिजनेस हो या ऐसे विचार जो आपकी पीढ़ी की हताशा या उम्मीदों के साथ मेल खाते हों। लोग जो महसूस कर रहे हैं उससे जुड़ने का तरीका खोजें और उसे अवसर में बदल दें। लॉ 18, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करके ही हम वास्तव में उद्देश्य, पर्पस के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। लॉ 18 भले ही ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन मौत के बारे में सोचना वास्तव में हमें और अधिक जीवित महसूस कराता है। हम अक्सर मौत के बारे में सोचने से बचते हैं, खुद को रूटीन या बिना मतलब के कामों में उलझाए रखते हैं। लेकिन ऐसा करके हम उस चीज से नजर हटा लेते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। एक पल के लिए अपनी मृत्यु की कल्पना करें। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे होंगे? अपने जीवन के अंत की कल्पना करें और सोचें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। ये डेडलाइन सिर्फ एक डरावनी याद नहीं है, यह एक अवसर है। ये जानना कि आपका समय सीमित है आपको रिश्तों, शौक और उन सपनों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है जो आपकी असली विरासत, लेगेसी बनाएंगे। जब आपका समय आएगा तो आप अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? इंसानों के रूप में हम अक्सर अपरिहार्य, इनेविटेबल को नकारते हैं। हमसे पहले अरबों लोग आए हैं और कुछ सालों में हम में से अधिकांश यहां नहीं होंगे। ये आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी चेक है। इस साझा अनुभव को पहचान कर हम खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि ये जागरूकता कोई बोझ नहीं है, ये आज़ादी है। ये जानना कि हम मर जाएंगे जीवन को एक तात्कालिकता, अर्जेंसी देता है जो हमें हर पल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। एक और महत्वपूर्ण तत्व जिस पर ग्रीन जोर देते हैं वो है सबलाइम, उदात्त पर विचार करने की आवश्यकता, समय और अंतरिक्ष की विशालता। जब हम ब्रह्मांड की अनंतता पर विचार करने के लिए समय निकालते हैं तो हमारे व्यक्तिगत संघर्ष और महत्वाकांक्षाएं अचानक छोटी लगने लगती हैं। इस बड़े पैमाने के सामने हमारा अहंकार, ईगो छोटा हो जाता है। ग्रीन बताते हैं कि हमारी रोजमर्रा की चिंताएं और परेशानियां तुच्छ लगने लगती हैं। ये व्यापक नजरिया हमें गैर जरूरी चीजों से अलग होने और वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।